अमेठी समेत देश के 7 राज्यों की 64 सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर परसों वोट डाले जाएंगे। इनमें एक सीट बेहद अहम है और वो है अमेठी। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर गांधी परिवार का जलवा और जलाल दिखता रहा है। यहां से पिछली 2 बार से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और भारी अंतर से जीत भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज इसी सीट पर राहुल के किले को झकझोरने की कोशिश की। एक दूसरे के गढ़ में न जाने की अघोषित परंपरा को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी वहां गए और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को अपनी छोटी बहन बताते हुए वोट मांगे। मोदी ने आज बेहद तीखी शैली में गांधी परिवार पर वार किया। राजीव गांधी से शुरू करके ये वार राहुल पर आकर के रुका। सवाल यह है कि क्या मोदी का यह भाषण राहुल का जलवा घटा सकेगा? दिल्ली से निकले हुए लोगों सुन लो, ये अमेठी के स्वाभिमान लोग हैं। इन्होंने आपको प्यार दिया, आंख बंद करके 40 साल तक दिया है। अब जब गए हैं, आपकी कोई ताकत उनको खरीद नहीं सकती। कांग्रेस का किला नरेंद्र मोदी के आरोपों से जैसे हिलने लगा। ये अमेठी था जहां धसी हैं गांधी परिवार की जड़ें। ये जमीन उन्हें चुनकर लोकसभा में भेजती रही है। राहुल गांधी 2 बार से यहां से सांसद हैं, लेकिन मोदी ये जड़ खोदने की कोशिश में थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के धुर विरोधियों के गढ़ में न जाने का अघोषित समझौता तोड़ दिया। शायद उन्हें अपनी मुंह बोली छोटी बहन अभिनेत्री से नेत्री बनी स्मृति ईरानी के लिए ये भी मंजूर है। तो मोदी ने गांधी परिवार पर बेहद तीखे आरोप जड़े। कहा कि अहंकार में डूबा ये खानदान गुस्से की सियासत करता है और मैं बदला नहीं, बदलाव में यकीन करता हूँ। मैडम सोनिया ने 2 गज जमीन देने से मना कर दिया। एक पार्टी का महासचिव सार्वजनिक रूप से ये व्यवहार करे, ये गुस्सा है कि नहीं है? राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया है। भरी पब्लिक के बीच अंजिया जी आंख में आंसू निकल आए और मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीताराम केसरी को हटाओ। तो क्या वाकई में मोदी ने अमेठी जाकर कोई राजनीतिक शिष्टाचार तोड़ा है? कुछ शिष्टाचार, कुछ साधारण संबंध, कुछ लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। आपको लगता है मोदी को नहीं जाना चाहिए था अमेठी? मैं तो समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए था। अगर इस तरह की परंपरा थी भी तो टूट रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कितने शिष्टाचार और कितने नियम तोड़े हैं, कितनी परंपराएं तोड़ी हैं। जब इसका हम लोग हिसाब किताब लगाएंगे तो सलमान खुर्शीद जी को छुपने की जगह नहीं। शिष्टाचार की बहस से दूर मोदी राहुल के गढ़ में बोलते गए। भीड़ नारे उछालती रही, तालियां पीटती रही। तो क्या इस बार राहुल का कद घटेगा? 2004 के चुनाव में राहुल ने अमेठी के कुल 66% वोट झटके थे। 3,90,000 वोट पाए थे। 2009 में वोट और बढ़ गए। राहुल को 4,64,000 वोट मिले। ये कुल वोटों का 72% था। इस बार भी राहुल जोश में हैं। उनकी बहन प्रियंका भी अमेठी को अपना लाड़ देती नजर आई। भैया का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कविवर नेता कुमार विश्वास से जो है। तो क्या वाकई राहुल की डगर इस बार आसान नहीं है? आखिर क्या है अमेठी के दिल में? इधर मोदी ने भाषण खत्म किया, उधर उनके मंच के करीब काला झंडा लेकर पहुंच गए कुछ लोग। उनकी पिटाई के बीच यही सवाल हवा में तैरता रहा कि क्या अमेठी भी ध्रुवीकरण की अंगीठी पर खदक रहा है? फैसला 7 मई को होना है। शलमणि त्रिपाठी, IBN7, अमेठी। जितने तल्ख सुर में मोदी ने गांधी परिवार पर हमले किए, उतनी ही तल्खी से उन्हें जवाब भी मिला। मोदी पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीची राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब मिलेगा। चाहे राहुल के गढ़ में मोदी का भाषण हो या चाहे भाषण में तीखे और निजी आरोप या फिर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल और बयान, ध्रुवीकरण की ये कोशिशें आखिर क्या दिखाती हैं? इंडिया 9 बजे में आज हम कई सवाल पूछ रहे हैं। क्या मोदी का अमेठी भाषण राहुल के गढ़ को तोड़ सकेगा? क्या मोदी ने एक दूसरे के गढ़ में न जाने का अघोषित समझौता तोड़ा है? क्या अब राहुल भी वाराणसी में मोदी के खिलाफ रैली करेंगे? और अंतिम 3 चरणों में बीजेपी को राम क्यों याद आ गए? और
आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बताने के बयान से क्या अमित शाह का जो बयान है उससे नरेंद्र मोदी सहमत हैं? इंडिया 9 बजे में इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस नेता मीम अफजल, आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा, वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला और IBN 7 की राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष। सभी मेहमानों का शुक्रिया। पल्लवी, बहुत छोटा सा जवाब चाहिए आपसे, वो ये कि वहां कितने लोग थे इस मीटिंग में और रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए, अगर आप भीड़ की बात करें, आज मोदी के जो रैली हुई थी अमेठी में, काफी भीड़ थी वहां पे। और आंकड़े लगाना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं बहुत बार अमेठी गई हूं और रैली भी अटेंड कर चुकी हूं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैली अटेंड कर चुकी हूं। बट इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितनी भीड़ आज मुझे देखने को मिली नरेंद्र मोदी के रैली में, उतना शायद पहले कभी राहुल की रैली में या प्रियंका की रैली में मैंने कभी नहीं देखा। नॉवेल्टी फैक्टर कहें, कोई नई बात है, कोई पहली बार इतना बड़ा नेता आया है बीजेपी से, वो कारण करे, लेकिन जो भी हो वहां पर आज भीड़ अच्छी खासी थी। जी सुधांशु जी, आपसे सीधा सवाल यह है कि एक परंपरा बनी हुई थी कि बड़े नेता एक दूसरे के क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते। आप भी चाहते होंगे जरूर कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष के रूप में ही सही, लेकिन लोकसभा में होना चाहिए। क्या जरूरत थी कि प्रचार के आखिरी दिन अमेठी गए और ऐसा तीखा भाषण दिया मोदी जी ने? पहली बात तो ये अघोषित जो आप समझौता कह रहे हैं, इस तरह का कोई समझौता होता ही नहीं है। ये आज से नहीं, इतिहास ही रहा है। सुषमा जी जाके लड़ी थी सोनिया गांधी के खिलाफ। दूसरी बात कहता हूं, कल प्रियंका जी ने स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहा? कौन स्मृति? उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? और मैं एक बार संजय जी और आपको कहना चाहता हूं, गढ़ राहुल गांधी जी का गढ़। अरे भैया, 2012 के विधानसभा के चुनाव में यही प्रियंका गांधी जी जो है यहीं बैठे होके खूब पुनः चुनाव लड़ाया था और हारी थी वो यहाँ पे। तो ये गढ़फड़ कुछ नहीं है यहाँ पे। और देखिए, मैं तो अमेठी से बोल रहा हूं, आज रैली हुई है। मैं पहले भी आपसे कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, प्रश्न यहां ये थोड़ी कि जीत कौन रहा है। जीत तो हो गई स्मृति ईरानी की। ये रैली तो इसलिए थी कि अब जीत का जो है मार्जिन कितना रहने वाला है। और आज जो अभूतपूर्व, अविस्मरणीय जिसको कहते हैं, रैली हुई है यहाँ पे। अच्छा, और जवाब देखिए, मैं तो अभी प्रियंका जी का जवाब देख रहा था। अरे जवाब में दम होता, रैली करके दिखाती पहले भी। ये मेरे पिता का अपमान है, ये है। मुझे कहीं लगता है संयम। जब आप ये कहते हैं कौन स्मृति ईरानी, तब आपको समझ नहीं आता कि अपमान किसका हो रहा है, क्या हो रहा है। और जहां तक एक और मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेसियों में चल रहा है, उनमें ये चल रहा है कि भैया प्रियंका दीदी को लाना है तो राहुल को हराना है। इसीलिए ये जो ग्राउंड स्वेल सपोर्ट आपने देखिए ना, यहां एक तरफा मानस बना हुआ है। क्यों? पिछले 10 साल से मुझे ये तो आपने गजब का पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर के आ गए हैं कि प्रियंका को लाना है तो राहुल को हराना है। एक सवाल जी सुधांशु जी, एक सवाल आपसे यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार वहां दूसरे नंबर पर आ गया और बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए पार्टी को नंबर 2 पर लाने के लिए गए हैं? क्योंकि बड़े से बड़े विरोधी ये मानते हैं कि बहुत कम मार्जिन से ही सही, लेकिन राहुल गांधी जीतेंगे तो सही। संजय जी, मैंने जिस हिसाब से कहा, ये सत्य नहीं है। 2012 के चुनाव का विश्लेषण करिए। इसी अमेठी से कांग्रेस हारी है 2012 में। तो कहां किन गणनाओं की बात कर रहे हैं? ये सत्य नहीं है। आप जो है, आप चुनाव का विश्लेषण उसके इतिहास देख के करिए। 2012 का इतिहास उठाइए तो ये कुछ इनका गड़बड़ नहीं है। ये जलवे चले आ रहे हैं, जलवों में सोचे उम्र मैंने। और देखिए क्या हुआ, यहां आक्रोश क्यों है? यहां आक्रोश इसलिए, यहां पे विकास के नाम पर मतलब तरस आ जाता है। ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना यहाँ पे चिकित्सा है। ठीक है, आपने यहाँ सड़क एक आखिरी सड़क ऐसी कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, यही नहीं पता लगता। लोग कहते हैं 10 साल से हमें चला। ठीक है, आपसे जी और चर्चा करेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे सर। 1 मिनट यहाँ पर शामिल करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। राघव, आपसे मेरा सवाल यही है कि लगा था, जिस तरह से दिल्ली में हमको आदत हो गई थी कि बड़ा भारी ट्रैक्शन मिलता है आम आदमी पार्टी को,
शायद वैसा अमेठी में मिलेगा, पहले से उम्मीदवार उतारे भी गए, लेकिन अब तो यह सच्चाई है कि वहां पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। आप क्या समझते हैं कि अमेठी में जो आप लोगों की उम्मीदें थी, अब कहीं कोई आसार हैं उसके पूरी होने के? संजय जी, मुझे नहीं समझ में आता आपने कैसे इस चीज को सच्चाई बना दिया। हालांकि मैं फिर भी अपने तथ्य आपके सामने रखता हूं। देखिए, कुमार विश्वास एक जमीनी नेता हैं। वो पिछले 5 महीने से अमेठी में रह रहे हैं। वो 1200 के 1256 गांव में घूम चुके हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार से मिल रहे हैं, अपनी नीति, अपनी पॉलिसी उन्हें समझा रहे हैं। और आप अगर इन सारी चीजों को देखें और अमेठी घूम कर आइए, आप वहां जाके लोगों से वार्तालाप करिए। कुमार विश्वास को लेकर इतनी अभूतपूर्व ऊर्जा है लोगों में कि जो 16 मई को रिजल्ट आएंगे वो आप सबको चौंका देंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी को बीजेपी ने वहां पे क्यों उतारा। देखिए, आज तक तो हम ये देखते थे कि वॉक ओवर पॉलिटिक्स चलता है, राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करा जाता है। सिमिलरली बीजेपी के कोई स्ट्रांग कैंडिडेट होते हैं, उनके खिलाफ कोई नेता नहीं उतारा जाता है। तो और आम आदमी पार्टी ने ये बांध तोड़ा, अपने सशक्त नेता को वहां उतारा और उस नेता ने जीत की तरफ कदम बढ़ाए और राहुल गांधी जी का ग्राफ नीचे आया। बीजेपी ने यह देखा कि राहुल गांधी जी को भी हराया जा सकता है क्या, चैलेंज किया जा सकता है क्या। तब बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना हम भी आखिरी कुछ दिनों में क्यों ना हम भी एक कैंडिडेट उतार दें। मेरा ऐसा मानना है कि केवल और केवल फेस वैल्यू के लिए इस कैंडिडेट को उतारा गया है। स्मृति जी बड़ी नेता है पार्टी की, परंतु 2004 में भी हारी थी, डिपॉजिट भी हार गई थी अपना, और इस बार भी बेचारी को हार का सामना करना पड़ेगा। कुमार विश्वास कई भारी बहुमत से अमेठी में जीतने वाले हैं। आइए शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस चाहिए। सारे दावे आपने सुने हैं, आपको क्या लगता है कि अमेठी में कुछ अभूतपूर्व होने जा रहा है या एक लड़ाई है, सबको जोर लगा लेना चाहिए, सबने जोर लगा लिया, फीका ही सही लेकिन किसी तरीके से जीत की तरफ बढ़ जाएगी कांग्रेस पार्टी? संजय जी, एक राजनीतिक शिष्टाचार रहा है कि आमतौर पे बड़े नेताओं के खिलाफ कोई दूसरा नेता नहीं उतारा जाता था या नहीं नेता जाता भी नहीं था। पहली बार हुआ कि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, अमेठी में उनके खिलाफ आज नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं प्रचार करने गए। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा हमला है, एक तरह से सारे राजनीतिक शिष्टाचार को तोड़ने की पहल भी है। लेकिन इसके पहले ये देखना चाहिए कि वहां राहुल गांधी को घेरने की रणनीति कैसे बनाई गई। आम आदमी पार्टी की पोजीशन वहां क्या रहेगी ये तो अभी क्लियर नहीं है, वो दूसरे पे रहेंगे या तीसरे पे रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक पहल जरूर की कि राहुल गांधी को घेरा जा सकता है। और जब उनकी पहल को बीजेपी ने कहना चाहिए लपक लिया और स्मृति ईरानी को भेजा। स्मृति ईरानी एक बड़ी नेता है, साथ में उनकी जो एक परंपरागत बहू वाली छवि है उसका भी फायदा मिलेगा। कुमार विश्वास के साथ ऐसा कोई छवि नहीं है। एक तो जो राजनीतिक गणित है, जो सामाजिक और जाति ताना बाना है, उसमें कुमार विश्वास फिट नहीं होते, वो बाहर से गए हुए। लेकिन स्मृति ईरानी अपनी बहू की छवि के कारण थोड़ा सा ज्यादा लोगों तक घुल मिल सकती है। जैसा कि प्रियंका जी वहां जब जाती हैं तो वो महिला हेल्प ग्रुप है, उनसे मिलती जुलती हैं, इसका असर पड़ता है। तो आज जा करके ये कहना चाहिए आखिरी चोट जो मारी है मोदी जी ने, उसका एक असर तो पड़ेगा। अब ये असर ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे आए या बीजेपी नंबर 2 पे आए, क्योंकि अभी भी कोई नहीं मानने को तैयार होगा कि राहुल गांधी को वहां हराया भी जा सकता है। लेकिन यह जरूर है कि जीत का मार्जिन इस बार बहुत ही कम होगा। जी, जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। मीम अफजल साहब, आपका ओपिनियन मैं इस बात पे लेना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने आखिरी चोट की है। एक जो अघोषित अंडरस्टैंडिंग रहती थी कि बड़े नेता एक दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस सो कॉल्ड अघोषित परंपरा को मोदी जी ने आज दम लगा करके तोड़ा है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सामने वहां सवाल बहुत पूछे गए हैं, कड़े कड़े सवाल पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं प्रचार फीका रहा है और प्रियंका का प्रचार लोकलाइज्ड नहीं रहा है, नेशनल अपोजिशन लेवल पे अटैक का रहा है। आपको लग रहा है डर वहां पे कि नहीं? देखिए, हमें कोई डर नहीं है। संजय जी, आपने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन किया कि शिष्टाचार ये था कि बड़े नेता बड़े नेताओं के यहां नहीं जाते थे। मैं समझता हूं ये कोई उसूली बात नहीं है, लेकिन अगर ये परंपरा रही है तो मोदी जी ने कम से कम अपने आप को बड़े नेताओं की शैली से निकाल करके छोटा नेता बना दिया ये करके। अब आप उसको ठीक समझे गलत समझे, लेकिन आप ही की डेफिनेशन को मैं अप्लाई करूं, आप क्या तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी आज बड़े नेता से छोटे नेता कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया होगा?
मैं अभी आ रहा हूं। देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है ऐसा कोई प्रोग्राम उनका नहीं था, लेकिन प्रियंका जी ने, आपने कहा कि उन्होंने लोकल इश्यूज को लेकर के नेशनल इश्यूज पर वार किया। ऐसा नहीं है। बुनियादी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले कई महीनों से बराबर नेहरू गांधी फैमिली पर प्रहार कर रहे थे, हमले कर रहे थे, चाहे वो किसी भी अंदाज से कर रहे थे। पहली बार उनको थोड़ा कायदे से जवाब दिया प्रियंका जी ने, जिससे उनको लगा कि उनका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और उनको ये लगा कि अगर वो अमेठी जाएंगे तो शायद उनको उसका फायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है उसको उनको फायदा तो कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जाकर के जरूर एक नियम को तोड़ने का काम किया जो लोगों ने बना लिया। मैं हालांकि इस बहस में नहीं जाता हूं कि ठीक है या गलत है। मेरे ख्याल में अगर वो कहीं भी जाते हैं तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं करना चाहिए। क्या उनका पूरा हक है, कोई भी नेता कहीं भी जाहिर है जाकर कि के नहीं प्रचार कर मानेंगे, सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन चुनौती पहली बार आपको वहां पर मिली है। आज उन्होंने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कठिन चुनौती नहीं है। स्मृति ईरानी जी के बारे में भी शुक्ला जी फरमा रहे थे कि उनको बहू होने का फायदा मिलेगा। मैं उनको याद दिला दूं, मैं चांदनी चौक का रहने वाला हूं और उस वक्त उनकी छवि बहू की बहुत जबरदस्त थी और वो चांदनी चौक में चुनाव हार गई थी बहुत बुरी तरह से। आपको याद होगा ये बात अच्छी तरह से कि वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद से आज तक, उस जमाने में जब वो वहां पर चुनाव लड़ रही थी तो हमारे जानते हुए भी कि मैं कांग्रेस में हूं, मेरे घर तशरीफ लाई थी और उन्होंने वोट मांगा था और ये कहा था कि हम तो अपने भाई के घर वोट लेने के लिए आए हैं। मैंने उस दिन के बाद से बहन की शक्ल आज तक देखी नहीं चांदनी चौक के पूरे इलाके के अंदर। तो अमेठी के लोग ये जानते हैं कि ये आई है, दोबारा कभी नहीं आएंगी। यहाँ पर नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता इस अमेठी और रायबरेली से बड़ा पुराना है। जी, सुधांशु मित्तल जी, उसकी एक इज्जत और सर, आपने मेरे जिस सवाल का जवाब नहीं दिया वो सवाल यही था कि आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे कि कहीं वहां पर आप नंबर 3 आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी को आज इतना प्रबल दांव लगाना पड़ा अमेठी की सभा करके। क्या बात करते हैं संजय जी, मैं कह रहा हूं आप 3 की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं वो जीती हुई है। अब तो इस रैली के बाद मार्जिन का यहाँ पे चर्चा चल रही है। आप अमेठी आइए तो स्टूडियो से आप लोग निकले और अमेठी के स्टेप देखें, तब कोई अंदाजा होगा। दूसरी बात एक और, मैं मीम अफजल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने माना तो कि ना सोनिया जी ना राहुल जी नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने के लिए सक्षम थे, तो प्रियंका जी को लेके आए हैं जी। ये तो ये कह रहे हैं ना, तो जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई वो कहानी की सत्यता देखिए। यहाँ पे लोगों में इतना बैठा हुआ, मैंने ये नहीं कहा, मैं तो इतना बताऊं आप मुझे बोलिए। चलिए, ये एक विषय है जिस पर अलग चर्चा हमने पहले भी की है, फिर करेंगे। वो ये है कि सेंस ऑफ टाइमिंग, ब्रह्मास्त्र को कब खेला जाए, कांग्रेस पार्टी जिसको अपना ब्रह्मास्त्र समझती है उसका कब इस्तेमाल किया जाए, सेंस ऑफ टाइमिंग पर बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। लेकिन अमेठी का आज का जो नजारा था वो बिल्कुल अभूतपूर्व इस सेंस में था कि प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, एक आक्रामक भाषण दिया जिसका जवाब प्रियंका ने भी दिया। अब 7 तारीख की पोलिंग और 16 तारीख के नतीजों का इंतजार रहेगा, उसके पहले यह बहस यहां हमको समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत